जय मां शारदे। आईटी लोग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब आप लोग जानते होंगे कि ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? अनुवाद। ट्रांसलेशन का मतलब अनुवाद। तो आज हम लोग अनुवाद पर बातचीत करेंगे कि अनुवाद हम लोग हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में अनुवाद कैसे करें। इस चीज का ज्ञान हम लोग आज इस वीडियो में लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें। तो हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए एक एक्स्ट्रा माइंड की जरूरत पड़ती है। जब तक हम लोग हिंदी वाक्यों के भावार्थों को अगर नहीं समझेंगे तब तक हम लोग किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना पड़ेगा कि हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में हिंदी वाक्यों के भावार्थ को हम लोग कैसे समझें। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम लोगों को कहना है कि हमारे पेट में चूहा कूद रहा है, तो यदि हम कह रहे हैं कि हमारे पेट में चूहा कूद रहा है तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हमारे पेट में चूहा कूद रहा है इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि जब तक इसका मतलब हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम लोग इसको कैसे समझेंगे कि मतलब हमारे पेट में चूहा कूद रहा है, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को हिंदी सेंटेंसेस का भावार्थ समझना जरूरी है। यदि हिंदी वाक्यों का भावार्थ अगर हम लोग समझ जाते हैं तो चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस क्यों ना आ जाए हम लोग उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि हिंदी वाक्यों को उसका भावार्थ कैसे समझें। तो उसका भावार्थ समझने के लिए हम लोगों को ऐसा सोचना पड़ेगा कि हम इस चीज को कितने तरीके से और बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हम लोगों को कह रहे हैं कि घड़ी, तो घड़ी को और कितने तरीके से बोला जा सकता है। अगर मान लेते हैं हम लोगों को नहीं पता रहेगा कि घड़ी का इंग्लिश क्या होता है, हम लोग तो जानते हैं कि घड़ी का इंग्लिश वॉच होता है, लेकिन अगर हम लोगों को ऐसा नहीं पता रहेगा कि घड़ी का इंग्लिश क्या होता है तो हम लोग इसका इंग्लिश कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा हाथ है यानी कि हैंड है, और यह हमारा एक प्रकार का टाइम है यानी कि समय बताता तो टाइम है, और यह हम जो अपने हाथ में एक घड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा पहन रखे हैं उस टुकड़े को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पीस। यानी कि ये हो गया हैंड, ये हो गया टाइम, और एक छोटा सा टुकड़ा है यह एक पीस। तो इसको हम कह सकते हैं कि हैंड टाइम पीस यानी कि वॉच। तो हम लोग कह सकते हैं हैंड टाइम पीस मतलब कि वॉच। तो इस प्रकार से हम लोगों को हिंदी वाक्यों को भी उसके भावार्थों को समझना जरूरी है। जब तक हम लोग हिंदी वाक्यों के भावार्थ को नहीं समझ पाते हैं तब तक हम लोग हिंदी के कोई भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए जैसे एक एग्जांपल देते हैं। एक एग्जांपल अभी फिलहाल ही कुछ समय पहले हम सुने थे कि हमेशा सुनते हैं वैसे तो, उसमें क्या कह रहा था कि देख 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 तू यहाँ वहां न फेंक, इससे फैलेगी बीमारी, या फिर देख फैलेगी बीमारी, सबका होगा बुरा हाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो हम लोग इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले सेंटेंस लिखते हैं। सेंटेंस क्या था? देख देख देख, देख देख देख, देख 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 तुम यहाँ वहां, यहाँ वहां न फेंक, यहाँ वहां न फेंक। आगे आपका सेंटेंस देख 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 तू यहाँ वहां न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, देख फैलेगी बीमारी, देख फैलेगी बीमारी, फैलेगी बीमारी, देख फैलेगी बीमारी। अब बीमारी तो हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर ये सेंटेंस क्या कह रहा है। अगर फिर भी नहीं समझना तो हम समझाते हैं। देख फैलेगी बीमारी, बीमारी, तो देख फैलेगी बीमारी, देख 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 तू यहाँ वहां न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, सबका होगा बुरा हाल, सबका सबका होगा बुरा हाल, सबका होगा बुरा हाल, सबका सबका होगा बुरा हाल, सबका होगा बुरा हाल, बुरा हाल। तो अब यहाँ पर क्या करना है, तो क्या करे भैया,
तो क्या करे भैया, तो क्या करे भैया, इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, तो क्या करे भैया, तो क्या करें भैया, तो क्या करें भैया, तो क्या करें भैया। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। देख 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 तू यहाँ वहां न फेंक, देख फैलेगी बीमारी सबका होगा बुरा हाल। तो क्या करें भैया, तो वो क्या कहता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, 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 ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे कि देख 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 तू यहाँ वहां न फेंक, देख फैलेगी बीमारी सबका होगा बुरा हाल। तो क्या करे भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अब इतना बड़ा सेंटेंस को देख के ही अगर किसी से पूछिए कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, तो यदि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, किसी से पूछिएगा कि इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, तो पहले देखेगा, बाप रे इतना बड़ा सेंटेंस है कैसे बनेगा, और डायरेक्ट देख के ही डर जाएगा। लेकिन अगर आपको हिंदी सेंटेंस का भावार्थ समझ में आ गया तो आप उसको इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना यह चाह रहा है कि देख 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 तू यहाँ वहां न फेंक, मतलब कि देख 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 तू यहाँ वहां न फेंक, देख फैलेगी बीमारी सबका होगा बुरा हाल। इसका मतलब यह है कि देखो तुम यहाँ वहां कचरा मत फेंको, देखो तुम यहाँ वहां कचरा मत फेंको, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि तुम यहाँ वहां मत फेंको, तुम यहाँ वहां मत फेंको, क्या तो कचरा, तुम यहाँ वहां मत फेंको, क्या तो कचरा। अब इसको भी तोड़ देते हैं, तुम मत फेंको, तुम मत फेंको, क्या तो कचरा, कहां तो यहाँ वहां, तुम मत फेंको, क्या तो कचरा, और कहां तो यहाँ वहां। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तुम मत फेंको, तुम मत फेंको, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इसको इंग्लिश में, तुम मत फेंको, तो यहाँ पर लगाएंगे डोंट, तो डोंट को लगाएंगे नहीं। एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर भी फोकस करने वाली बात है कि डू नॉट कब लगता है और डोंट कब लगता है। तो डू नॉट परमानेंट के लिए लगता है, डोंट टेम्पररी के लिए लगता है। अब कैसे टेम्पररी के लिए लगता है ये समझिए। अगर हम लोगों को कहना है कि देखिए शराब मत पीजिए, तो उसको तो परमानेंट मना कर रहे हैं कि तुमको शराब नहीं पीना चाहिए, बहुत गंदा आदत है, इससे मतलब किडनी खराब हो सकता है या फिर और भी कुछ बहुत सारी बीमारियां फैल सकता है, देखिए शराब नहीं पीना चाहिए। तो उसको हम परमानेंट मना कर रहे हैं कि देखो तुमको शराब नहीं पीना चाहिए, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। क्योंकि जब परमानेंट मना किया जाता है तो वहां पर डू नॉट लगाते हैं, और जब टेम्पररी मना किया जाता है तो उसको डोंट लगाते हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं कोई बच्चा यहाँ पर खेल रहा है, वहां पर कहेंगे देखो बाबू खेलो मत, डोंट प्ले, तो वहां पर डोंट प्ले करेंगे। इसका मतलब यह है कि देखो बाबू खेलो मत, मतलब अभी मत खेलो, बाद में खेल लेना, अभी पढ़ने के टाइम में जाओ पढ़ लो, पढ़ने के बाद अगर तुम्हारे पास टाइम मिले आना फिर से खेल लेना, खेल के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि कहने का अर्थ यह है कि उसको टेम्पररी मना कर रहे हैं कि देखो बाबू खेलो मत, तो वहां पर कहेंगे डोंट प्ले। अगर उसको परमानेंट मना करते तो उसको कहते देखो बाबू खेलना बहुत ही बेकार काम है, जीवन में कभी खेलना ही नहीं चाहिए। तो पूरा जीवन का बात करते कि जीवन में लाइफ टाइम कभी मत खेलना, तो लाइफ टाइम कभी मत खेलना मतलब डू नॉट प्ले। अगर वहां पर डू नॉट प्ले कर देंगे मतलब कि लाइफ टाइम मत खेलना। इसी प्रकार से अगर किसी को मना कर रहे हैं कि शराब मत पियो, तो शराब मत पियो, तो ऐसा तो उसको कहते नहीं कि देखो बाबू देखो भाई आज शराब मत पीना, आज घर में मेहमान आए हैं, आज शराब मत पीना कल पी लेना, ऐसा तो कहते नहीं हम लोग। ऐसा तो हम लोग नहीं कहते हैं कि शराब आज रहने दो, आज मत पी लेना, आज मेहमान आए, देखो थोड़ा सा बदनामी का मतलब सवाल है, इज्जत का सवाल है, आज मत पीना कल पी लेना बढ़िया से। तो उस कंडीशन में हम उसको क्या करते हैं, परमानेंट मना करते हैं कि देखो इससे तुम्हारा किडनी खराब हो सकता है, बहुत बीमार पड़ सकते हो, तुम्हारा मतलब
भी जा सकता है इससे, इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए, शराब मत पियो। तो शराब मत पियो मतलब कि डू नॉट ड्रिंक वाइन, या फिर ड्रिंक वाइन को कहने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ड्रिंक से ही सेंस क्लियर हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि डू नॉट ड्रिंक, डू नॉट ड्रिंक कह सकते हैं, मतलब ड्रिंक मतलब वो समझ जाना है, सेंस क्लियर हो जा रहा है, ड्रिंक से ही सेंस क्लियर हो जा रहा है कि ड्रिंक मतलब क्या, मतलब कि शराब ही पिएगा। तो यहाँ पर हालांकि मतलब ड्रिंक के लिए मतलब पानी पीने के लिए ड्रिंक का यूज होता है और भी चीजें पीने के लिए ड्रिंक का यूज होता है, लेकिन साधारणतः अगर यहाँ पर बात करें डू नॉट ड्रिंक, इसका मतलब यहाँ पर ये चल जाएगा कि मतलब डू नॉट ड्रिंक वाइन, यानी कि शराब मत पियो। तो यहाँ पर शराब के लिए हम लगाएंगे डू नॉट, लेकिन हमारा यहाँ पर डोंट तो लगेगा नहीं क्योंकि हम यहाँ पर परमानेंट मना कर रहे हैं कि देख 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 कचरा यूं न तो कहीं पे, यानी कि हम अगले को क्या कर रहे हैं कि देखो कचरा मत फेंको। तो ऐसा तो हम कह नहीं रहे हैं कि देखो आज कचरा मत फेंको, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, देख लेंगे तो तुमको बहुत ही ज्यादा सजा देंगे, तो इसीलिए आज कचरा मत फेंको, प्रधानमंत्री चले जाएंगे तो कल कचरा ला के फेंक दे। ऐसा तो हम कहते नहीं है, हम कहते हैं कि देखो कचरा मत फेंको, कभी मत फेंको, अगर फेंकना ही है तो उसको गार्बेज में फेंको, डस्टबिन में फेंको, जैसा मतलब कि उसको समुचित स्थान पर फेंको। तो हम वहां पर क्या कहते हैं कि डू नॉट थ्रो द गार्बेज, डू नॉट थ्रो द गार्बेज, यानी कि कचरा मत फेंको। अब इसको तोड़ देंगे तो कहेंगे कि मत फेंको, मत फेंको, जैसे हम कहते हैं कि गो रन, या फिर मत दौड़ो तो डोंट रन, मत जाओ तो डोंट गो, तो वैसे ही मत फेंको तो डोंट थ्रो। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मत फेंको तो डोंट थ्रो, तो डोंट थ्रो तो कहेंगे नहीं क्योंकि परमानेंट मना कर रहे हैं, यहाँ पर टेम्पररी तो मना कर नहीं रहे हैं, तो डू नॉट मिटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग। यहाँ पर डू नॉट मिटा दिए, मतलब डोंट मिटा दिए, तो डू नॉट हम लगाएंगे डू नॉट थ्रो, डू नॉट थ्रो द गार्बेज, डू नॉट थ्रो द गार्बेज, डू नॉट थ्रो द गार्बेज। गार्बेज मतलब कि वो कचरा हो गया, ठीक है। डू नॉट थ्रो मतलब कि फेंको मत, डू नॉट थ्रो मतलब फेंको मत, और क्या मत फेंको तो गार्बेज, गार्बेज मत फेंको, तो डू नॉट थ्रो द गार्बेज। और कहां तो हियर एंड देयर, मतलब कि यहां वहां मत फेंको, तो डू नॉट थ्रो द गार्बेज हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, हियर एंड देयर। तो यहाँ पर एक सेंटेंस को इंग्लिश में हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि देख 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 तू यहाँ वहां न फेंक, देख 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 तू यहाँ वहां न फेंक, डोंट थ्रो द गार्बेज हियर एंड देयर, डोंट थ्रो द गार्बेज हियर एंड देयर। तो यहाँ पर एक सेंटेंस को इंग्लिश में हम लोग कन्वर्ट कर लिए कि देख 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 तू यहाँ वहां न फेंक। तो यहाँ पर एक सेंटेंस को इंग्लिश में कर लिए तो उसको मिटा देते हैं ताकि आपका दिमाग मतलब ठंडा रहेगा, आप उसको सोच सकते हैं, ठीक ना। और नहीं तो अगर मान लेते हैं कि दिमाग आपका ठंडा नहीं रहेगा तो जैसे कचरा फेंकने की बारी आएगी, आपका दिमाग में जो भी बढ़िया बढ़िया चीजें वो कचरा का सामान फेंका जाएगा। इससे बढ़िया है कि सबसे पहले हम उसको मिटा देते हैं, बाद में जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि देख फैलेगी बीमारी सबका होगा बुरा हाल। इसका मतलब यह है कि ये जो चीज अभी बताए हैं, यह चीज क्या कर सकता है कि बीमारी को फैला सकता है, यह बीमारी को फैला सकता है, लेकिन हाँ परहैप्स बता रहे हैं शायद फैला सकता है। अब डेफिनेटली नहीं कह सकते कि फैला ही सकता है, हो सकता है कि किसी का बॉडी उस चीजों को मतलब मेंटेन कर ले रहा है, बॉडी मेंटेन कर ले रहा है, तो उसमें बीमारी थोड़ी नहीं फैल सकता है। जिसमें बॉडी मेंटेन कर ले रहा है, अगर आपका बॉडी किसी चीज को मेंटेन कर ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बीमारी नहीं फैलेगा। लेकिन किसी का बॉडी होता है कि मेंटेन नहीं कर पाता है, कोई होता है कि थोड़ा सा ठंडा पड़ेगा तुरंत स्वेटर पहन लेता है, कोई ऐसा होता है कि पूरा ठंडा पड़ेगा तो भी स्वेटर नहीं पहन पाता है, नहीं पहनता है, इसलिए नहीं पहनता कि उसका बॉडी मेंटेन कर लेता है उस चीज को। तो यहाँ पर तो मेंटेन करने की बात है, अगर बॉडी मेंटेन कर ले रहा है तो ठीक है बीमारी नहीं फैलेगी, लेकिन बॉडी मेंटेन अगर नहीं कर पा रहा है तो बीमारी फैल जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि देख फैलेगी बीमारी सबका होगा बुरा हाल। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यह जो चीज बताए हैं, यह जो चीज बताए हैं कि डू नॉट थ्रो द गार्बेज हियर एंड देयर, यह चीज बीमारी फैला सकता है, यह चीज बीमारी फैला सकता है। यानी कि इट, यानी कि दिस सेंटेंस को हम इट लगा देते हैं, ठीक है। ये जो सेंटेंस है इसके लिए इट लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये इतना बड़ा सेंटेंस के लिए एक प्रोनाउन छोटा सा प्रोनाउन लगा देते हैं इट। तो इट लगा दिए, इट में स्प्रेड
यानी कि यह फैला सकता है। क्या फैला सकता है? तो डिजीज फैला सकता है। तो इट में स्प्रेड, में क्यों लगाया है? में इसलिए लगाया है क्योंकि संभावना व्यक्त किया जा रहा है। तो इट में स्प्रेड यानी कि यह फैला सकता है। क्या फैला सकता है? तो डिजीज फैला सकता है। तो यहां पर हम कहेंगे कि इट में स्प्रेड, इट में स्प्रेड, इट में स्प्रेड, इट में स्प्रेड, SPREAD स्प्रेड, इट में स्प्रेड क्या फैला सकता है? इट में स्प्रेड मतलब क्या फैला सकता है? क्या फैला सकता है? तो बीमारी। इट में स्प्रेड द डिजीज, द डिजीज, द डिजीज। तो डिजीज मतलब कि एक तो बीमारी फैला के लिए बहुत सारा बीमारी फैला देता है, तो एक बीमारी के लिए डिजीज, लेकिन अगर बहुत सारा बीमारी रहेगा तो इसी में एस लगा देंगे, इसमें एस लगा देंगे तो ये प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। तो हम यहां पर कहेंगे कि इट में स्प्रेड द डिजीज, डिजीज ने डिजीजेस, ठीक है, डिजीज कह सकते हैं। तो यहाँ पर इट में स्प्रेड द डिजीज, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या बनाएंगे कि इट में स्प्रेड द डिजीज एंड, अब यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि एंड लगा सकते हैं, देख फैलेगी बीमारी सबका होगा बुरा हाल, यानी कि सबका होगा बुरा हाल, यानी कि यह कह रहा है कि देखो इससे बीमारी फैल जाएगी और तुम बीमार भी पड़ सकते हो। इसका सेंस तो यही ना है कि देखो इससे बीमारी फैल जाएगी और तुम बीमार भी पड़ सकते हो, यानी कि तुम बीमार पड़ सकते हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इट में स्प्रेड द डिजीज एंड यह जो चीज है जो फैलेगा बीमारी, यह चीज बीमारी फैल जाएगा ना, तो जो बीमारी फैलेगा वो चीज है क्या कर सकता है कि आपको भी बीमार पड़ा देगा, आपको भी बीमार कर देगा। मतलब कि जैसे कि अगर जैसे ही बीमारी फैला ये चीज आपको भी बीमार कर देगा, यानी कि इट में स्प्रेड द डिजीज, और यह जो स्प्रेड हो जाएगा, जैसे ही स्प्रेड होगा ये आपको भी बीमार कर देगा, यानी कि और आपको भी बीमार बना देगा। तो बनाना में इंग्लिश तो मेक होता है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे इट में स्प्रेड द डिजीज एंड मेक यू वेरी सिक, एंड मेक यू यानी कि मेक यू वेरी सिक। तो मेक यू वेरी सिक यानी कि मेक यू कह दिए यानी कि आपको बना सकता है। तो इट में स्प्रेड द डिजीज यानी कि इससे बीमारी फैल सकती है, और मेक यू वेरी सिक एंड मेक तो यहाँ पर मेक नहीं कहेंगे कि हाँ यह बना सकता है, यानी कि मेक, इट मेक। तो देखिए इट हमारा प्रोनाउन हो गया और यहाँ पर मेक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इट में, तो इट में तो यहाँ पर चलेगा, यहाँ तक तो आपका उसी फॉर्मूला पे उसी रूल पर चल रहा है। तो इट में और उसके बाद मेक, इट में मेक, और यह बना सकता है, यह बना सकता है। क्या बना सकता है? तो आपको बना सकता है। क्या बना सकता है? तो वेरी सिक बना सकता है, वेरी सिक, सिक मतलब बीमार होता है, तो आपको बहुत बीमार बना सकता है, आपको बहुत बीमार बना सकता है। मेक मतलब बनाना और सकता है, मे मतलब सकता है। तो इट में स्प्रेड द डिजीज एंड मेक यू वेरी सिक। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि देख फैलेगी बीमारी सबका होगा बुरा हाल। तो यहाँ तक तो आपका बन गया कि देख फैलेगी बीमारी सबका होगा बुरा हाल, तो यहाँ तक बन गया। अब देखेंगे तो क्या करें भैया, तो यहाँ पर कहेंगे देन, देख तो का इंग्लिश क्या हो जाएगा? देन, तो का इंग्लिश क्या हो जाएगा? देन। तो यहाँ पर देन लगा दिए, क्या करें, क्या खाएं, व्हाट टू ईट, कहां जाएं, वेयर टू गो, क्या करें, व्हाट टू डू। तो यहाँ पर क्या करेगा? व्हाट टू डू। तो यहाँ पर देन व्हाट टू डू, देन व्हाट टू डू, देन व्हाट टू डू। क्या पिए? तो व्हाट टू ड्रिंक, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह देंगे देन व्हाट टू डू, व्हाट टू डू यानी कि क्या करें, और लास्ट में कह रहा है भैया। तो भैया को तो इंग्लिश में आप तो सभी लोग जानते हैं कि भैया को इंग्लिश में ब्रदर कह सकते हैं, चाहे एल्डर ब्रदर कह दीजिए, तो यहाँ पर ब्रदर ही कह देते हैं, ठीक है। अच्छा है, यहाँ पर वैसे जनरली तौर पे आप ऐसे यहाँ पर सेंस क्लियर करने के लिए आप कह सकते हैं कि देन व्हाट टू डू मैन, मतलब कि क्या कर सकते हैं आदमी, तो मतलब वहां पर मैन भी लगा सकते हैं, वो चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट सेंस में आपका मैन मत लगाइए, आप यहाँ पर यह लगा दीजिए कि देन व्हाट टू डू ब्रदर, तो यहाँ पर लगा देते हैं ब्रदर, क्योंकि आपका सेंटेंस है तो भैया का है, तो भैया का इंग्लिश आपका ब्रदर होता है। तो यहाँ पर लगा देंगे देन व्हाट टू डू ब्रदर, और यहाँ पर लग जाएगा क्वेश्चन मार्क।
तो क्या करे भैया, देन व्हाट टू डू ब्रदर। तो यहाँ पर हो गया व्हाट टू डू ब्रदर, और उसके बाद आ गया कि गाड़ी वाला। तो गाड़ी वाला, गाड़ी वाला मतलब कि गाड़ी वाला को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो गाड़ी वाला किसको, मतलब ये गाड़ी वाला किसको करे, वैन वाला थोड़ी नहीं कह देंगे, या फिर वैन ड्राइवर थोड़ी नहीं कह देंगे। वैन ड्राइवर यहाँ पर नहीं कहेंगे, यहाँ पर करेंगे गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि यह हो गया कि मतलब गाड़ी वाला आया मतलब कि जो गार्बेज कलेक्ट करता है, यानी कि जो कचरा इकट्ठा करता है, कलेक्ट माने इकट्ठा करना और गार्बेज माने कचरा, जो कचरा इकट्ठा करता है तो गाड़ी वाला आया, यानी कि जो कचरा कलेक्ट करता है, तो कचरा कलेक्ट करने वाला कलेक्टर, कचरा कलेक्ट करने वाला कलेक्टर। देखिए जैसे कि अगर मान लेते हैं शट मतलब बंद करना, शट मतलब SHUT, SHUT शट मतलब क्या होता है, बंद करना, SHUT शट का मतलब क्या होता है, बंद करना, और शट मतलब बंद करना, और शटर, शटर मतलब क्या होता है, बंद करने वाला। तो उसी प्रकार से यहाँ पर शटर मतलब बंद करने वाला, तो वैसे ही समझिए कि शट मतलब बंद करना, शटर मतलब बंद करने वाला, तो कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना और कलेक्टर मतलब इकट्ठा करने वाला। तो यहाँ पर कि गाड़ी वाला आया मतलब कि गार्बेज कलेक्टर, हम कह सकते हैं कि कचरा कलेक्ट करने वाला, तो यानी कि गार्बेज कलेक्टर। तो यहाँ पर लगा सकते हैं द गार्बेज कलेक्टर, 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 ठीक है, द गार्बेज कलेक्टर। यहाँ तक हो गया कि गाड़ी वाला, तो गाड़ी वाला की इंग्लिश लगा दी है द गार्बेज कलेक्टर, यानी कि गाड़ी वाला। और आया, यहाँ पर लिखा हुआ है आया, तो आया, एक बात समझ लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक हिंदी वाक्य में पहचान वैसे होता है। वैसे तो हम नहीं मानते हैं कि हिंदी सेंटेंस को देख के उसको हम पहचानेंगे कि किस रूल में है, ऐसा हम नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा ग्रामर में ऐसा बताया जाता है कि जो भी हिंदी सेंटेंस को अधिकतर ऐसा होता है कि मतलब कि जहां भी ताथा तिथि ते थे, ताथा तिथि ते थे, ताथा तिथि ते थे, ताथा तिथि ते थे, या ई ये, या ई ये सब मतलब ईटीसी ये सब अगर रहता है तो इसको हम लोग समझते हैं कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। तो ताथा तिथि ते थे, या ये, इसको हम लोग समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में है। और पास्ट इंडेफिनिट में जैसे ही हम लोग समझेंगे, हम लोग एक रूल जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला। तो पास्ट इंडेफिनिट का आपका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सॉरी फार्मूला है स्ट्रक्चर, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट पर हम बना देंगे। और यहाँ पर पहचान कैसे आया, तो गाड़ी वाला आया, आया, यहाँ पर या है, तो या है तो हम समझ गए थे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो हम सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट तो हम लगा दिए द गार्बेज कलेक्टर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और V2 लगाना है कि वर्ब का दूसरा रूप, तो वर्ब तो कम है, तो वर्ब हमारा यहाँ पर कम है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि V2 यानी वर्ब का दूसरा रूप, तो कम का दूसरा रूप कम नहीं होता है बल्कि कम का दूसरा रूप तो केम हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा द गार्बेज कलेक्टर केम, और उसके बाद गार्बेज कलेक्टर आया यानी कि गाड़ी वाला आ गया, तो यहाँ तक आ गया तो बन गया। और उसके बाद घर से कचरा निकाल, घर से और कचरा निकाल, तो कचरा निकाल मतलब कि निकाल, हम ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर के सेंस निकालो, हम कह रहे हैं जैसे दौड़ो तो रन, जाओ तो गो, आओ तो कम, तो निकालो तो टेक आउट, टेक आउट माने निकालना, कम आउट भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप टेक आउट कहिए ना, ठीक है, टेक आउट यानी कि निकालो, तो या कह रहे हैं निकाल मतलब कि टेक आउट, तो यहाँ पर हम लगाएंगे कि निकाल, तो टेक आउट हम यहाँ पर रख देते हैं, टेक आउट पहले ही रख देते हैं। लेकिन 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 यहाँ पर एक चीज समझना है कि जब एक वर्ब और एक वर्ब दो वर्ब रहता है तो दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए मतलब जोड़ने क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं ऐसे ये एक भाई है और ये एक भाई है और दोनों एक ही जैसा एकदम पहलवान है, एक ही जैसा एकदम विद्वान है, एक ही जैसा मतलब हर चीज इन लोगों का गुण एकदम मिलता जुलता है, तो ये कहेगा अपना अपना थेसिस देगा, वो अपना थेसिस देगा और दोनों में झगड़ा हो जाएगा। दो विद्वान कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं, ये दोनों विद्वान ही है तो झगड़ा करेंगे, इसीलिए झगड़ा करेंगे तो बीच में एक दीवार लगा देते हैं
अब बीच में जैसे ही दीवार लगाएंगे तो एक वर्ब और दूसरा वर्ब, ये दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए बीच में एक प्रीपोजिशन का दीवार लगा देते हैं और प्रीपोजिशन हमारा क्या है टू। तो केम टू टेक आउट यानी कि कलेक्ट, यहां पर सेंटेंस हो गया गार्बेज कलेक्ट यानी कि गाड़ी वाला, और केम मतलब कि आया, और क्या करने के लिए तो निकाल मतलब लेने के लिए। तो टेक मतलब तो लेना होता है, बस निकालना का सेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेक मतलब लेना होता है, तो लेने के लिए आया, तो लेने के लिए यहां पर आ गया है। तो क्या कौन आ गया है लेने के लिए, तो गाड़ी वाला लेने के लिए आ गया है, लेने के लिए आ गया है। क्या लेने के लिए आ गया है, तो कचरा लेने के लिए आ गया है। क्या लेने के लिए आ गया है, तो कचरा लेने के लिए आ गया है, यानी कि कचरा निकाल मतलब कि टेक आउट द गार्बेज, टेक आउट द गार्बेज, यहां पर लगा देंगे टेक आउट द गार्बेज, टेक आउट द गार्बेज, टेक आउट द गार्बेज, यहां लगा देंगे टेक आउट द गार्बेज, यानी कि कचरा निकालने के लिए आ गया है, यानी कि टू टेक आउट द गार्बेज, गार्बेज को लेने के लिए आ गया है। तो यहाँ पर हम समझ गए कि द गार्बेज कलेक्टर यानी कि गाड़ी वाला, और के मतलब कि आया, और कचरा लेने के लिए टेक आउट द गार्बेज यानी कि कचरा लेने के लिए आया। और कहां से कचरा लेने के लिए आया, तो घर से। तो एक बात समझ लीजिए कि से का इंग्लिश क्या क्या होता है, से का इंग्लिश टू भी होता है, फ्रॉम भी होता है, बाय भी होता है, और उसके बाद बाय के बाद विद भी होता है। विद मतलब इसको विथ नहीं पढ़ते हैं, याद रखिएगा, विथ नहीं पढ़ते हैं, जो विथ कहता है वह गलत बोलता है, विथ नहीं कहते हैं, इसको कहा जाता है वी, और द हल्का सा हलंत यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। तो विद कहते हैं, इसको कहते हैं वी द, द दादा द, तो यहाँ पर कहेंगे विद, ठीक है। तो यहाँ पर विद हो गया, तो इसको विद पढ़ते हैं, तो यानी कि टू मतलब इससे, फ्रॉम मतलब इससे, बाय मतलब इससे, विद मतलब इससे। तो कब कहां कैसे क्या लगाएंगे, चारों का मतलब तो से होता है। यही तो प्रीपोजिशन का खेल है, प्रीपोजिशन हर किसी को नहीं समझ में आता है, और जो समझ गया वो इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ लेता है। तो यहाँ तक देखिए टू, फ्रॉम, बाय, विद ये सब का मतलब होता है से, लेकिन यहाँ पर से के लिए क्या इंग्लिश लगेगा। तो एक बात आपको बता देना चाह रहे हैं कि एक बात आपको बता देना चाह रहे हैं कि मिलने के लिए टू और बिछड़ने के लिए फ्रॉम, मिलने के लिए टू, बिछड़ने के लिए फ्रॉम। तो यहाँ पर कह रहे कि घर से कचरा निकाल, तो कचरा को जब घर से निकाला जाएगा तो कचरा घर से मिलेगा कि घर से बिछड़ेगा। तो कचरा तो घर से बिछड़ेगा ना, पहले घर में था, अब बेचारे घर से अब निकल रहा है तो घर से बिछड़ रहा है, तो बिछड़ने के लिए क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं पटना से दिल्ली जाना है, तो पटना से दिल्ली जाना है, तो पटना को छोड़ रहे हैं यानी पटना से बिछड़ रहे हैं, तो फ्रॉम पटना, और किसी से मिल रहा है तो दिल्ली से मिल रहा है, तो टू दिल्ली, टू दिल्ली यहाँ पर कह सकते हैं। तो यानी कि फ्रॉम पटना टू दिल्ली। तो यहाँ तक हमारा हो गया कि पटना से दिल्ली, इसको इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम पटना टू दिल्ली। तो यहाँ तक कहा है कि घर से, तो घर से यहाँ पर से के लिए इंग्लिश लगाएंगे फ्रॉम, फ्रॉम मतलब किससे, क्योंकि यहाँ पर बिछड़ रहे हैं तो बिछड़ने के लिए फ्रॉम लगता है, और मिलने के लिए टू लगता है, तो फ्रॉम मतलब बिछड़ने के लिए। यहाँ पर घर से कचरा क्या हो रहा है, कचरा क्या हो रहा है, घर से बिछड़ रहा है, क्योंकि घर से कचरा निकाल, तो जैसे ही निकालिएगा तो वो कचरा क्या हो गया, घर से बिछड़ गया। तो बिछड़ने को इंग्लिश में हम लोग टू कहते हैं, सॉरी फ्रॉम कहते हैं, फ्रॉम लगाएंगे तो ये बिछड़ने का सेंस आ जाएगा। तो घर से यानी कि फ्रॉम द हाउस, ठीक है, फ्रॉम द हाउस। अब यहाँ पर भी हम हाउस और होम नहीं कर सकते, होम मतलब भी घर होता है, यहाँ पर भी एक बात आ गई, होम मतलब घर, हाउस मतलब घर, HOUS। तो यहाँ होम का मतलब घर, हाउस का मतलब घर, तो हम कब होम लगाएंगे कब हाउस लगाएंगे, इसका भी एक फैक्ट है। अपने घर को होम कहेंगे, दूसरे के घर को हाउस कहेंगे। जैसे कि अगर कोई टीचर होमवर्क देते हैं तो जानते हैं कि बच्चे को होमवर्क देंगे तो वो अपने घर में जाकर ही बनाएगा, दूसरे के घर में तो रोज रोज बैठ के बनाएगा नहीं, दूसरा इतना बर्दाश्त कर सकता है, नहीं बर्दाश्त कर सकता है। आप जाइएगा दूसरे के घर में बैठ कर होमवर्क बनाइएगा तो एक दिन बना देगा, 2 दिन बना देगा, जीवन भर बना देगा नहीं, अपने घर में बैठ के बनाएगा। इसीलिए टीचर लोग समझते हैं कि नहीं, बच्चा अगर जाएगा तो अपने घर पर बैठ के होमवर्क बनाएगा, इसीलिए उसको होमवर्क कहते हैं, हाउस वर्क नहीं कहते हैं। इसलिए होमवर्क कहा जाता है, इसलिए हाउस वर्क नहीं कहा जाता, यानी कि अपने घर को होम और दूसरे के घर को हाउस कहेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, घर से कचरा निकाल, तो गाड़ी वाला आया है और कह रहा है कि अपने घर से कचरा निकाल, तो वो अपने घर में थोड़ी नहीं कर रहा है,
वो तो दूसरे के घर में करेंगे, दूसरे लोगों से कह रहा है, दूसरे लोगों से क्या कह रहा है कि ये कचरा निकालो अपने अपने घर से, तो अपने अपने घर से निकालो यानी कि दूसरे के घर को कह रहा है, इसलिए होम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हाउस लगाएंगे। तो यहाँ पर हम हाउस ले लेते हैं, होम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि घर से, तो से का इंग्लिश तो फ्रॉम लगाएंगे क्योंकि बिछड़ने के लिए, तो फ्रॉम द हाउस, तो यहाँ पर द लगा देते हैं, द हाउस। एक बात समझिए यहाँ पर द क्यों लगा, तो द का भी, द एक आर्टिकल है, तो इसमें हम लोगों को द का टॉपिक हम आगे चल के एक समझा देंगे, इसको अच्छे तरीके से समझा देंगे, लेकिन अभी फिलहाल द के टॉपिक पर हम विशेष आपको चर्चा नहीं करेंगे, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसीलिए द के टॉपिक को जस्ट ऐसा समझ लीजिए कि जैसा हम लोग सुंदर दिखने के लिए पाउडर लगा लेते हैं, पाउडर लगा के मेकअप कर लेते हैं, वैसे ही इंग्लिश के सेंटेंस को सुंदर लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए द लगा दीजिए यहाँ पर, ऐसा समझ लीजिए। वैसे द का यूज अलग अलग है, लेकिन हमारे यहाँ पर द का ऐसा ही समझ लीजिए कि मेकअप करने के लिए द लगा देते हैं। तो यहाँ पर लगा देते हैं द हाउस, यानी कि फ्रॉम द हाउस, फ्रॉम मतलब कि बिछड़ने के लिए, द हाउस मतलब दूसरे घर के लिए, यानी कि फ्रॉम द हाउस। तो यहाँ पर कहेंगे कि फ्रॉम द हाउस, तो यहाँ पर लगा देते हैं फ्रॉम, और यहाँ पर लगा देते हैं द, और उसके बाद लगा देते हैं हाउस, फ्रॉम द हाउस यानी कि घर से कचरा निकाल। तो अब हमारा सेंटेंस आपका बहुत अच्छे से बन गया है, घर से का भी हम इंग्लिश बना दिए हैं, सब आपका एकदम बहुत बढ़िया से हो गया है। अब यहाँ पर सेंटेंस को हम लोग पढ़ लेते हैं। हमारा हिंदी सेंटेंस क्या था, देख 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 तू यहाँ वहां न फेंक देख, फैलेगी बीमारी सबका होगा बुरा हाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो यहाँ पर दिया है डू नॉट थ्रो द गार्बेज हियर एंड देयर, इट मे स्प्रेड द डिजीज एंड मेक यू वेरी सिक, देन व्हाट टू डू ब्रदर, तो क्या करे भैया, तो यानी कि देन व्हाट टू डू ब्रदर, तो कह रहा है कि गार्बेज कलेक्टर, द गार्बेज कलेक्टर गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, द गार्बेज कलेक्टर केम यानी गाड़ी वाला आया और घर से कचरा निकाल, टू टेक आउट द गार्बेज यानी कि गार्बेज लेने के लिए आया, गार्बेज कलेक्टर आया लेकिन क्या करने के लिए आया, तो कचरा लेने के लिए आया, गार्बेज कलेक्टर आया तो आया लेकिन क्या करने के लिए आया, तो कचरा लेने के लिए आया, तो यानी कि टू टेक आउट द गार्बेज। और कहां से कचरा लेने के लिए, तो घर से कचरा, द फ्रॉम द हाउस। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बन चुका है जो हम हिंदी सेंटेंस आपको दिए थे कि देख 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 कचरा यूं, देख 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 तू यहाँ वहां न फेंक देख, फैलेगी बीमारी सबका होगा बुरा हाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो इसको हम लोग हिंदी में जैसे कहते हैं वैसे इंग्लिश में भी बोल सकते हैं कि देख 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 तू यहाँ वहां न फेंक। तो यहाँ पर इंग्लिश में उसी सीक्वेंस में आपको थोड़ा सा सॉन्ग टाइप से बोल के बताते रहे ताकि आप लोग उसको उस सीक्वेंस में गा सकते हैं। तो ऐसे गा सकते हैं, Don't throw the garbage here and there, don't throw the garbage here and there, it may spread the disease and make you very sick. Then what to do, brother? The garbage collector came to take out the garbage. The garbage collector came to take out the garbage. तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। आप इसको और भी अच्छे सुर में, हमारा मेलोडी वैसा नहीं बन पाया, हम नहीं बता पाए, लेकिन आप इसका मेलोडी और भी अच्छे से बना सकते हैं। यदि आप लोग इसको प्रैक्टिस करके देखें तो आप लोग उसी सीक्वेंस में गा भी लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप आईटी लोग चैनल पर बने रहिए, इस ट्रांसलेशन टॉपिक पर विशेष चर्चा कीजिए। लौटेंगे फिर से एक नए रोचक तथ्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। That's enough for today. I see you after a short break. We continue on the IT Look channel for this moment and group discuss on the topic of translation, coming soon with a new interesting fact, and thank you for this.